हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज सूर्यदेव शर्मा और आप देख रहे हैं संघर्ष आईएएस दिल्ली। और आज हम क्लास की शुरुआत करने वाले हैं गुप्त डायनेस्टी। हम यानी जिसकी बात कर रहे हैं वो है गुप्ता डायनेस्टी। इसको हम लोग बहुत ही प्यार से और इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं। दरअसल होता क्या है कि मौर्योत्तर काल के बाद में बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी विशेष प्रकार का साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता है। हालांकि कुषाण आते हैं, कुषाण कुछ समय तक एक अच्छा शासन स्थापित करते हैं, लेकिन एक जो केंद्रीय सत्ता है उसकी स्थापना नहीं कर पाते हैं। किसके पश्चात? मौर्यकालीन शासन के पश्चात। सातवाहन और कुषाण अच्छा काम करते हैं। सातवाहन, कुषाण और सातवाहन ये ऐसे ऐसे रख देते हैं, ठीक है। लेकिन केंद्र सत्ता ये स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो उसी समय क्या होता है, कुषाणों के सामंत होते हैं। कौन? गुप्त। कौन है गुप्त? गुप्त है कुषाणों के सामंत। अब ये बात हमें कैसे पता चलती है? ये बात हमें ऐसे मालूम चलती है क्योंकि जो कुषाण वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त, श्रीगुप्त जो है राजा की उपाधि धारण करता है, क्योंकि ये कुषाणों के सामंत होते हैं। सामंतों को उस काल में राजा कहा जाता था। वैसे तो एक छोटा मोटा राजा मैं भी हूं अपने क्षेत्र का, लेकिन इतना बड़ा राजा नहीं हूं, ठीक। तो उसी टाइप के ये जो है हुआ करते थे। तो उस प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप देने के लिए 240 ईस्वी में श्रीगुप्त जो होता है गुप्त वंश की स्थापना कर देता है और इसे गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। कौन है ये? गुप्त वंश का संस्थापक। अब जो हमारा टाइटल यहां दिखाई दे रहा है कि इसे कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता होगा? जाहिर सी बात है, देयर आर मैनी रीजंस। कला के क्षेत्र में बात करेंगे तो बहुत सारी कला का विकास होता है, मैं धीरे धीरे करके आगे बात करूंगा। और साहित्य के क्षेत्र में बात करेंगे तो साहित्य का भी जो हमारे कई सारे ग्रंथ हैं उनकी स्थापना होती है। फिर वो चाहे मैं षड्दर्शन की बात करूं और चाहे कई सारे, चाहे कालिदास की बात करूं, चाहे भास की बात करूं, चाहे देवी चंद्रगुप्तम की बात करूं, इस प्रकार से कई सारे हमारे ग्रंथ यहां पर मिल जाते हैं हमको, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमें इसकी जानकारी कहां से मिलती है, इसके सोर्सेस कहां से आते हैं। तो चलिए थोड़ी सी सोर्सेस की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। सोर्सेस में इसके सोर्स क्या हैं? देखो, कुछ सोर्स होते हैं पुरातात्विक। पुरातात्विक से तात्पर्य होगा कि आर्कियोलॉजिकल जो हमारे एविडेंस होते हैं उनकी बात हो रही है। और कुछ होते हैं साहित्य, है ना। और कुछ हमारे हो जाते हैं विदेशी विवरण। पुरातात्विक स्रोतों में जो हमारा सबसे मुख्य साहित्य माना जाता है, मतलब अभिलेख माना जाता है, वो होता है प्रयाग प्रशस्ति। ये हमारा सबसे प्रमुख अभिलेख माना जाता है। समुद्रगुप्त से संबंधित है ये। इसमें बताया जाता है समुद्र के बारे में, साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में सारी जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा हमें मिल जाता है साहित्य क्षेत्र, कालिदास के ग्रंथ, जिसे कालिदास का हम देखते हैं मेघदूत, रघुवंशम, ठीक है। इस प्रकार से कालिदास, क्योंकि इनके नवरत्न थे, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आर्यभट्ट के सिद्धांत है, सूर्य सिद्धांत,
आर्यभट्टियम भी जिसे कहा जाता है ना। चरक के द्वारा भी लिखित जो कुछ ग्रंथ है उनके बारे में कुछ कुछ जानकारी हमको मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम विदेशी विवरण की बात करेंगे तो हमारे लिए ह्वेनसांग, और दूसरा फाहियान, ये हमें इन क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इनके कुछ आगे के की पॉइंट की। मैं इसको मिटाता हूं। दूसरा पॉइंट कि ये साम्राज्य कहां तक था। अगर शुरुआत में हम बात करेंगे तो शुरुआत में एक शासक आता है जिसकी हम लोगों ने अभी बात की, श्रीगुप्त आता पहले तो, है ना। और श्रीगुप्त के पश्चात में आता घटोत्कच। कहते हैं कि श्रीगुप्त और घटोत्कच के समय ये पंजाब का क्षेत्र शामिल नहीं था, ये गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र शामिल नहीं था, ठीक है, अफगानिस्तान का कोई भी क्षेत्र शामिल नहीं था, यहां तक कि जम्मू कश्मीर का भी क्षेत्र शामिल नहीं था। यानी हम अगर यूं कहें तो इस प्रकार से ये क्षेत्र जो है ये शामिल था किसके समय में, श्रीगुप्त और घटोत्कच के समय में। इसमें क्या कहा जाएगा, देखो इसमें आ जाएगा यूपी, हमारा बिहार आ जाएगा, हमारा पूर्वी राजस्थान आ जाएगा, ठीक है, पूर्वी एमपी आ जाएगा, और ये सारे क्षेत्र जो है हमारे उस समय के श्रीगुप्त के घटोत्कच के शासनकाल में थे। अब श्री घटोत्कच के बाद में हमारा शासन जो अगला शासक आ जाता है वो होता है चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कैसा है ये वास्तविक संस्थापक। आई होप यू अंडरस्टैंड। अंग्रेजी मेरी थोड़ी सी खराब है, टूटी फूटी, लेकिन इतने मजे लो, इंग्लिश के क्या दिक्कत है, अबे आती है, मजाक बनाने का नहीं, है ना। तो वास्तविक संस्थापक किसे मान लिया है, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक, इस बात को अब हम यहीं पर गोल कर देते हैं। ध्यान रखें वाकाटक वंश से भी इनका रिश्ता जुड़ेगा, यहां के बिहार के ऊपरी क्षेत्र से भी इनका रिश्ता जुड़ेगा, है ना। धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे के पॉइंट की। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त के बाद में कौन आता है, घटोत्कच। ये वो घटोत्कच नहीं है भीम का पुत्र, बहुत सारे हाथियों का बल होता है उसके अंदर। वास्तविक संस्थापक होता है चंद्रगुप्त प्रथम। इसका विवाह होता है कुमार देवी से, हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर ये कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी प्रकार के एक सिक्के चलाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। इसका जो अंतिम शासक होता है वो होता है दोस्तों विष्णुगुप्त, ठीक। फिर उसके बाद में आता है हमारा गुप्तोत्तर काल, खैर बाद में बात करेंगे। इसकी जो पहली राजधानी होती है वो होती है पाटलिपुत्र, और दूसरी जो होती है उज्जैनी। उज्जैनी ध्यान रखें, उज्जैनी महाजनपद काल में अवंती की राजधानी थी, और अवंती महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्यों में गिना जाता था। जो 4 राज्य हुआ करते थे, जैसे अवध, अवंती और वत्स, है ना, इस टाइप से जो राज्य हुआ करते थे महाजनपद, उसमें मानी जाती थी, ठीक है। गुप्त काल के प्रमुख शासकों की बात करेंगे तो ये कुछ शासक हैं जिनमें हम लोग, हमारे लिए एग्जाम में कौन सा शासक पूछा जाता है इस पे आप विशेष ध्यान देंगे। एग्जाम में ये पूछ सकता है, इसको मानते हैं संस्थापक, ठीक है। घटोत्कच की अगर बात करेंगे तो घटोत्कच से यह माना जाता है कि इसने इस गुप्त वंश की शुरुआत की थी, यह माना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्लास को अगर क्लास के तरीके से देखोगे तभी मजा आएगा, है ना। अगर देखो कि यार ये काम है तो मजा नहीं आएगा, एंटरटेनमेंट की तरह लो क्लास को, तब मजा आता है। समुद्रगुप्त, है ना, इसे विंसेंट स्मिथ ने किसका नेपोलियन कहा था, भारत का नेपोलियन। और यह साम्राज्य विस्तार के द्वारा बहुत सारा साम्राज्य का विस्तार करता है, कई सारी नीतियां अपनाता है। लेकिन ध्यान रखें कि इनसे और इनसे इसका समयकाल कम ही होता है, शासन का जो काल होता है वो कम ही होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा काम कर लेता है। चंद्रगुप्त द्वितीय भी काफी प्रमुख माना जाता है, इसको हम लोग कहते हैं विक्रमादित्य।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऐसा माना जाता है कि इसने शकों को बुरी तरीके से हराया था, उसके बाद ही इसने ये उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य का मतलब होता है कि पूरे संसार का एकमात्र राजा, हर कोई विक्रमादित्य नहीं हो सकता था। कुमारगुप्त ये भी प्रमुख माना था, ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी क्लास खत्म तो ना हो रही, ये तो शुरुआत है बाबू, है ना। स्कंदगुप्त का भी थोड़ा सा उल्लेख मिलता है, ये सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाता है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार और खुद नहीं कराता है इसका जो मंत्री होता है पर्णदत्त, उसके बेटे से करवाता, जिसका नाम होता है चक्रपालित। चक्रपालित के थ्रू ये काम करवाता है। खैर ठीक है, पुरुगुप्त इनका कोई नाम नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये सब फिर बेकार है सिस्टम, ये अंतिम माना जाता है। तो हमारे सबसे खास कौन से हैं, ये शुरुआत के साथ, है ना। हाँ, और हम लोग इन्हीं को थोड़ा बहुत अभी पढ़ने वाले हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट है हमारा सिस्टम वो हम लोग अभी देखेंगे। डोंट वरी, देखना कितना मजा आता है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ये भी आता है कि किस प्रकार से गुप्त शासकों ने वैवाहिक नीति के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो यहां ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कन्या कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, कुमार देवी से विवाह किया, साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि इसने कुमार देवी प्रकार के सिक्के जारी किए, जिनके सिक्कों पर लिखा था कुमार देवी प्रकार, लिच्छवी देवी प्रकार, लिच्छवी देवी प्रकार, उसके सिक्कों पर लिच्छवया लिखा हुआ मिलता है। लिच्छ भैया पावर थी स्त्रियों की, देख रहे हो, लिखना पड़ रहा है, लिखना लिखना। ठीक, समुद्रगुप्त का विवाह दत्त देवी से हुआ था। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसका जो पुत्र होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, वह भी वैवाहिक नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार कुछ ज्यादा ही करता है। उसने नाग राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और फिर एक सिक्के जारी करता है, और उसमें नाग बना हुआ होता है, जो उसके ऊपर आधिपत्य का सूचक होता है, जिसे नागवंशी हम लोग कह सकते हैं। कुमेर नागा से विवाह किया। फिर अपनी बेटी का विवाह इसने किया बाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ये रुद्रसेन द्वितीय है, ये बाकाटक वंश का राजा था। हम देखते हैं कि जब नीचे दक्षिण भारत में ये देखो बाकाटक वंश है ना, यानी यहां से इसने रिश्ता जोड़ा यहां के लिए। अब यहां तक अपना हो गया, नहीं हो गया। लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, ये देखो यहां तक इनका कब्जा हो गया। फिर वो कदम शासक से भी विवाह रिश्ता जोड़ेगा। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय कदम शासक से जोड़ेगा रिश्ता, अपनी बेटे का विवाह कर लेगा। काकुत्स वर्मन यहां के राजा हैं। कौन है? काकुत्स वर्मन। अब काकुत्स वर्मन की पुत्री से विवाह करता है, मतलब खुद नहीं करता, अपने बेटे का करवाता है। और बेटी का विवाह किससे कर रहा है? बाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से। बड़ा मजा आयल है ना। ठीक, उसने एक अन्य विवाह ध्रुव देवी से किया था। ध्रुव देवी की कहानी मैं आपको अभी सुनाऊंगा, कैसे किया कैसे नहीं किया। अभी हम लोगों ने बात की थी कि कदम शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया था, है ना। अपने पुत्री से किया। उनका बेटा था, किसका नाम था? कुमारगुप्त। वही कुमारगुप्त जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की देखो अब लोग हम बात करेंगे पूरी तरीके से। 319 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठता है, 350 एडी तक, ईस्वी तक ये शासन करता है। ठीक, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखें, इससे पहले किसी भी शासक ने गुप्त वंशों में महाराजा धीराज की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने की थी राजा की उपाधि धारण।
ठीक है, और राजा किसका सूचक है? सामंत का सूचक है। ठीक बा, बढ़िया बा। इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत, मैं बोला था शक संवत, गुप्त संवत प्रारंभ किया था, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में मिलता है। यूपी में मथुरा पड़ता है, आप सबको पता ही होगा। लिच्छवी राजकुमारी कुबेर नागा कुमार देवी से विवाह किया था, सिक्के जारी किए, सिक्के जारी की जो मैंने आपको बता चुका हूं। और यह ऐसा पहला शासक है गुप्त वंश का जिसने चांदी के सिक्के जारी किए। ध्यान रखें, प्रथम शासक है। कौन है ये? प्रथम शासक है। आगे बात करते हैं, ये सन्यासी बन गया, इसने अपने बेटे को उत्तराधिकारी चुन लिया। उत्तराधिकारी चुन लिया किसको? अरे वही भैया जिसके चर्चे हैं हर जगह बाजार में, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त भी एक महान राजा बन जाएगा, आगे आके हम लोग देखेंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठहरना क्यों? समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं हम लोग। विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। नेपोलियन भारत का इसलिए कहा क्योंकि इसने बहुत बड़ी मात्रा में साम्राज्य का विस्तार किया था। अब विस्तार करने के क्रम में इसने कई सारी नीतियां अपनाई, जैसे राज्य प्रसवोद्धरण की नीति, कन्योपायन की नीति, परिचारीकृत की नीति, है ना। बहुत सारी नीतियां ऐसी थीं जो इसने अपनाई और सभी नीतियां अलग अलग थीं। यह शुरुआत में ही 12 राज्यों को एक साथ हराता है। 12 दक्षिण भारत के, 12 उत्तर भारत के, इस प्रकार के राजाओं को हराता है। और भी कई सारी नीतियां इसकी आती हैं, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में यह हरिसेन ने लिखा था, ध्यान रखें। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। ऐसा भी माना जाता है कि इसमें अंश जो है वो राजाओं के मिलते हैं, प्राचीन राजाओं के, यानी अशोक का उल्लेख हमको मिलता है इसी में। बात करेंगे हम लोग इसकी। अकबर का मिलता है, बीरबल का मिलता है, जहांगीर का मिलता है, समुद्रगुप्त का मिलता है, अशोक का मिलता है इसी में। इसे धर्म प्रचीर बंध का मतलब यह होता है संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला धरणीबंध कहा जाता है इसको। कौन है ये? धरणीबंध। ठीक। कविराज, ये संगीत प्रेमी था। इसके सिक्कों पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। क्या बजा रहा है ये? बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है इसके सिक्कों पर। जाहिर सी बात है कि आदमी वो लिखता है जो उसे ठीक लगता है। पृथिव्यम पृथ्वीरथ, इसका कोई अपोजिट था ही नहीं, यानी कोई विपक्ष नहीं, ऐसा माना जाता है। विपक्ष हमेशा सबके होते हैं, ध्यान रखें इस बात का। और लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया है। लिच्छवी दौहित्र का मतलब यह हो गया कि लिच्छवी के जो शासक रहे होंगे ये उनका नाती है। कौन है? नाती है। इसका मतलब है कि इसके पिता की ससुराल लिच्छवी थी, जैसा कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं। लिच्छवी की रानी कुमार देवी से ने विवाह किया था, तो कुमार देवी प्रकार के सिक्के भी चलाए थे उसने, है ना, इस प्रकार से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का अभिलेख एरण अभिलेख है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इस स्तंभ में शासकों के नाम का उल्लेख है। शासकों के नाम का उल्लेख देखो, हम कौन सी बात करने वाले थे। पहला शासक अगर हम बताएंगे तो हो गया अशोक,
जो कि मौर्यकालीन है। और दूसरी बात है, मौर्यकालीन के साथ साथ वो बौद्ध धर्म को मानने वाला भी था। करेक्ट। उसके बाद में समुद्रगुप्त, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अशोक का नाम, अकबर का नाम है। अकबर के साथ में फिर बीरबल का भी नाम है और फिर जहांगीर का भी नाम है। ठीक है। तो ध्यान रखें, अगर कोई पूछता है कि उस अभिलेख में किन किन लोगों का नाम है, इसको ताम्र फलक या ताम्र स्तंभ कहा जाता है। ध्यान रखें, क्या है ये ताम्र स्तंभ। इसमें 5 शासकों के नाम है, आ से अशोक, सा से समुद्र, आ से अकबर, बा से बीरबल और जा से जहांगीर। तो आशा आबजा, चलो जो भी हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त की विजय नीतियां, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की थी। समुद्रगुप्त की विजय नीति बात करते हैं। प्रसभोद्धरण की नीति, पहली नीति थी इसकी प्रसभोद्धरण की नीति। और इस नीति के अंतर्गत ये क्या करता था कि जो भी राज्य हमारे मगध के आसपास हुआ करते थे, मगध के पास के राज्य, उन राज्यों को पहले जीता और फिर उनका आपस में विलय कर लिया। क्या कर लिया? विलय कर लिया। मतलब वो शासक ही खत्म, राज्य अपना। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, यानी ये जो दक्षिण पथ के जो लोग थे उनकी नीति थी। उनको क्या किया कि उनको उनका राज्य तो ले लिया लेकिन उनको मुक्त कर दिया। राज्य पूरी मतलब सॉरी राज्य को पूरी तरीके से अपने कब्जे में नहीं लिया, उनसे कुछ ले दे करके उनका राज्य उनको वापस कर दिया, यानी उनको मुक्त कर दिया। परिचारकी कृत नीति, परिचारकी ऐसे आएगा, ठीक है। परिचारकी कृत की नीति। और इसमें क्या था, जो आठवीं जातियां थी, आठवीं जातियों को जीता, उन्हें हराया और फिर उनको अपना सेवक बना लिया। सेवक बनाने की नीति पर इसने अपना काम किया था, ठीक है। दूसरा, सर्वकार दानाज्ञाकरण की नीति, सर्वकर दानाज्ञाकरण की नीति। यह नीति इसने अपनाई थी अपने जो सीमा के अंत में जो क्षेत्र होते हैं उनके प्रति अपनाई थी, यानी उन पर उसने बहुत बड़ा दबाव भी नहीं डाला, जीता लेकिन उनसे केवल टैक्स लेता रहा ये। दूसरा, कन्योपायन की नीति। कन्योपायन नीति के अंतर्गत मतलब क्या होता है कि उन्हें राज्यों को हराया और हराकर की उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। और पुत्री से अगर विवाह कर लेंगे तो भैया जाहिर सी बात है कि अब वो ससुराल बन गई बेटी की, तो मामला कब्जे में रहेगा, है ना। इस प्रकार से तो ये नीतियां इसने अपनाई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसने 12 शासकों को हराया, इस नीति के अंतर्गत 12 शासकों को हराया। ठीक, चलो बात करते हैं हम लोग आगे की। समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्के, सिक्के कह सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं मुद्राएं। और ये इसने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। ध्वजधारी या दंडधारी, एक पताका हुआ करती थी, ठीक है। उसके आधार पर इन्होंने अपना ध्वजा मतलब फहराया। ध्वजा फहराते थे कब, किस प्रकार से, जब किसी राजा को जीता और उस राजा का जो निशान होता है वो अपना निशान बना लिया, यानी जो खुद का निशान है वहां के सिक्के उसने उस राज्य में चला दिए, उसमें ध्वज बना हुआ होता था। दूसरा, धनुर्धारी प्रकार। धनुर्धारी प्रकार का मतलब यह था कि यह किसी मतलब राजा को जीता, उसमें शक्ति का प्रदर्शन। इसमें जो समुद्रगुप्त होता था वह धनुष लिए खड़ा है, दिस टाइप, ठीक।
अश्वमेध प्रकार के सिक्के इसने तब जारी किए थे, ऐसा माना जाता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। यह भी साम्राज्य विस्तार को दर्शाता है। ठीक। बीड़ा वादन प्रकार के सिक्के, जाहिर सी बात है कि यह संगीत प्रेमी था, तो इसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। पहले ये बजाता था लोगों को, राजाओं को, और फिर ये बीड़ा भी बजाता था। यार कितनी अजीब बात है कि मौका मिला तो बीड़ा बजाएगा, और फिर जब थोड़ा टाइम फ्री हुआ तो बीड़ा बजाएगा। अरे यार कमाल की बात है, लोगों को बजाना, बीड़ा बजाना। परशुधारी, ये फरसा लिए हुए है, फरसा हाथ में लिए हुए है, दिखाया गया है। ठीक। व्याघ्र हंता, व्याघ्र हंता प्रकार के सिक्के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने शेर को मारा था। यहां पर शेर को मारते हुए दिखाया गया है, सॉरी बाघ को मारते हुए दिखाया गया है। बाघ को मारते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसकी और क्या प्रक्रिया थी। ध्यान रखें, बहुत बड़ा योगदान रहा है इसका, समुद्रगुप्त का, गुप्त वंश के शासकों में। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, 375 से 415 ईस्वी तक। इसकी उपाधि थी सहसांक, बताएंगे सारी बातें। इसको शाकाहारी भी कहा गया था, शकों का शत्रु, स्वाभाविक शत्रु कहा गया था। ये स्वाभाविक शत्रु पहले नहीं था, लेकिन बाद में बन गया। कहानी है वही बताऊंगा। सांची लेख में इसको देवगुप्त कहा गया है, और शक विजय के बाद में इसको विक्रमादित्य भी कहा गया है। क्यों कहा जाता है, ये भी सारी बातें हम लोग करेंगे। और परम भागवत सर्वप्रिय इसकी उपाधि है, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया था। ब्राह्मण धर्म में क्या पॉइंट आता है भागवत धर्म का, परम भागवत में भागवत धर्म आता है। ठीक है। चंद्र, दिल्ली के महरौली में लिखा हुआ है चंद्र नाम, ये महरौली लौह स्तंभ में है। इसी से यह पुष्टि होती है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। और ये महरौली का लौह स्तंभ ऐसा है जो खुले में है, लेकिन अभी तक इसमें किसी प्रकार की जंग नहीं आई है। इसका मतलब है कि ये उस समय की लोहे की तकनीकी को दर्शाता है कि कितनी वेस्ट तकनीकी उस समय बनी रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ता नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख, मथुरा स्तंभ लेख, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पहला अभिलेख है, ध्यान रखें इस बात का। उदयगिरी अभिलेख, ये उदयगिरी नहीं होता है, उदयगिरी अभिलेख है। ये मिस्टेक होती है, थोड़ा सा टाइपिंग में हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 82 गुप्त संवत का है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं गुप्त संवत का है, 82 नहीं। सांची लेख, इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया। ध्यान रखें, सब ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। ग्रामणी मोस्टली हम देखते हैं कि ग्रामणी ही प्रमुख होते हैं छोटी इकाइयों के, क्योंकि नाम ही ऐसा है। और क्या आया, महरौली का लौह स्तंभ, ये दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के पास है। अगला गढ़वा लेख, ये गुप्त संवत 88, हाँ ये ठीक है, निर्गत हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, अभी हम लोगों ने शक विजय की तो कहानी भी पढ़ी ही नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अभी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। ठीक है, ये इन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की है। कौन कौन सी देखो बात करते हैं हम लोग। मेघदूत,
रघुवंशम, है ना, मालविकाग्निमित्रम, एक आध में लिख दे रहा हूं, मृच्छकटिकम, है ना। इस प्रकार के कुछ नाटक भी हैं, ये भी एक नाटक ही है। ठीक। बैताल भट्ट ये एक जादूगर थे, ये इन्हीं के दरबार को सुशोभित करते थे। घटकर पर ये कूटनीतिज्ञ थे, ये नीतियां बनाते थे कि किस प्रकार से युद्ध करना है, किस पर कब्जा करना है। शंकु ये वास्तुकार थे, यानी ये घर बनाने का काम करते थे, घर या महल बनाने का किसी का काम होता था तो ये बताते थे कि किस प्रकार, ये मतलब आर्किटेक्चर टाइप के थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे, इनकी पूजा होती है, देखो धनतेरस थी कल, इनकी पूजा हुई थी। धन्वंतरी के नाम से इनको और कुछ लोग मानते कि ये धन के देवता हैं, लेकिन ये चिकित्सक थे। अमर सिंह ये कोषकार थे, कोषागार के अध्यक्ष थे, और इन्होंने अमर कोश नामक एक किताब लिखी है। और जिसमें इन्होंने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है और कई प्रकार की खेती का उल्लेख किया है। छपड़क ये एक ज्योतिष थे। बररुचि ये व्याकरणाकार थे। ठीक है, इसका मतलब है कि इनकी रुचि साहित्य में ज्यादा थी। और बात करते हैं हम लोग बरहमीर, ये खगोल शास्त्री थे। इसी काल में हम लोग देखते हैं कि साइन ज्या इसका मान निकाला जाता है। हम लोग देखते हैं कि ये बताते हैं कि पृथ्वी गोल है, ये इसी समय की बात है, पृथ्वी गोल है। बाहर के फॉरेन के वैज्ञानिकों ने तो बाद में बताया, इन्होंने पहले बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। जबकि हम देखते हैं कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे हमारे कोई पुराने ग्रंथ हो, उनमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है और पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है। लेकिन इन साहब ने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है, जबकि सूर्य इसका चक्कर लगाता है। यहां तक कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी भी इन्होंने बता दी थी। लेकिन जो हमारे बाद के जो कुछ बेवकूफ टाइप के जो लोग आए, उन्होंने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। चाहते तो इनके ग्रंथ पर बहुत सारी बातें हो सकती थी, बहुत सारी डिबेट की जा सकती थी, लेकिन क्या करना। खैर, कुमारगुप्त प्रथम की बात करते हैं, इसने कई सारी उपाधियां धारण की। ठीक, महेंद्रादित्य इसका नाम, इसकी उपाधि थी। परम भागवत भी इसकी उपाधि थी। व्याघ्र बल पराक्रमांक, अब बहुत सारी सेना लिखेगा, एक शेर को मार दिया, व्याघ्र पराक्रमांक की उपाधि धारण कर ली। शक्रादित्य, शकों को पराजित करने वाला। ठीक है, ध्यान रखें, हूणों की बात इसमें नहीं आएगी। हूण आते हैं स्कंदगुप्त के समय। गुप्त शासकों में कुमारगुप्त सबसे अधिक अभिलेख और सबसे अधिक सिक्के चलाए, जिनकी संख्या क्रमशः 18 और 14 है। मैं एक बात तो बताना भूल गया चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ऐसा माना जाता है, ये जरूरी है आपको जानना, कि इसने शकों के साथ इसका स्वाभाविक शत्रु कैसे बन गया। होता क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले एक शासक का नाम आता, इसका नाम होता रामगुप्त। रामगुप्त की जानकारी हमको मिलती है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, ये एक नाटक है और इस नाटक में इसका रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। ऐसे कहते हैं कि ये जो है कायर था। इसका युद्ध हुआ शकों से, शकों से इसका युद्ध हुआ और उस युद्ध में यह हार गया। और जब ये युद्ध में हार गया तो इसने राज्य देने के बदले अपनी पत्नी को देना स्वीकार कर लिया। उस पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। ठीक, ध्रुव देवी को इसने राज्य के बदले में देना स्वीकार कर लिया। तो इसका जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग कहते हैं, चंद्रगुप्त ने कहा यार ऐसा नहीं है, ये बात गलत है, हम अपने घर की शान को तो नहीं जाने देंगे। ऐसा ही माना था कि थोड़ा बहुत चक्कर भी चल रहा था
ध्रुव देवी से चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो चंद्रगुप्त ने अपनी जो मैडम थी ध्रुव देवी को मनाया कि देखो तुम मत जाओ, जब जिस शिविर में वो भेजने की बात कर रहे हैं दासियों के साथ, उस शिविर में दासियों के साथ मैं चला जाऊंगा। चंद्रगुप्त द्वितीय दिखने में थोड़ा सा सुंदर भी था, उसने साड़ी वगैरह पहनी और पूरा तरीके से तैयार हुआ, घूंघट लगाया और शकों के शिविर में चला गया। और शिविर में जाके उसने उस राजा की हत्या कर दी जिस राजा ने बात की थी कि इन्हें भेजो, ध्रुव देवी को हत्या कर दी। मालूम चला यहां रामगुप्त को कि उसने हत्या कर दी, ऐसा हुआ है। उसने अपने बंदे भेजने के बाद कही, बोले जाओ असला लेके, और चंद्रगुप्त आ रहा होगा, उसको रास्ते में ही उसका मर्डर कर देना। इधर ये खबर मिल गई थी ध्रुव देवी को। ध्रुव देवी ने क्या किया कि अपने कुछ मंत्री जो थे उनको अपने कब्जे में कर लिया था, क्योंकि बात तो गलत थी ना, राज के बदले तुम अपने घर की इज्जत को बेच रहे हो, तो ये गलत बात थी। तो लोग तैयार नहीं थे। इस क्रम में क्या होता है कि ध्रुव देवी अपने उन लोगों के जरिए रामगुप्त को मरवा देती है। हालांकि उल्लेख यह भी मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय उनको मार देता है, यह भी उल्लेख मिलता है। और उसके पश्चात में चंद्रगुप्त द्वितीय वापस आकर के ध्रुव देवी से ब्याह कर लेता है। अब ब्याह होगा आडम्बरम स्वाह, ये इनकी कहानी होती है, ठीक है। इसलिए इसको सकारी भी कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक। कुमार गुप्त के अभिलेख की बात करते हैं। गढ़वा का शिलालेख ये इलाहाबाद में है, ध्यान रखिए इस बात का। मंदसौर अभिलेख ये बहुत प्रसिद्ध है, ये अक्सर पूछा जाता है। मंदसौर अभिलेख ये मालवा में है, ये पूर्वी मालवा में, मालवा में नहीं पूर्वी मालवा में है, ठीक। कर्मदंडा अभिलेख ये फैजाबाद में है, हम इसको लोग अयोध्या भी कह सकते हैं। उदयगिरी गुहालेख, ठीक, ये है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्कंदगुप्त की थोड़ी सी। स्कंदगुप्त के कई सारे अभिलेख हमको मिल जाते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसने हूणों का सामना किया था। और जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलिच्छ कहा गया है। क्या है? मलिच्छ। ध्यान रखें, ये जो हूण थे ये अफगानिस्तान के थे। इनकी जो राजधानी थी वो थी खोतान, फारस के क्षेत्रों में थे ये। और राजधानी कौन सी थी इनकी? खोतान थी। इसका जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ हूणों का वह हुआ मिहिरकुल। कौन हुआ था? मिहिरकुल हुआ था, ठीक। भीतरी स्तंभलेख, कहोम स्तंभलेख ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंदौर ताम्रफलक, बिहार स्तंभलेख, सूपिया अभिलेख, ये आपका सूपिया अभिलेख, भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ अभिलेख ये बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, ठीक है। इससे इसकी जानकारी मिलती है। ये जूनागढ़ अभिलेख जो रुद्रदामन का अभिलेख है, ठीक है, इससे इसकी जानकारी मिलती है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। और जीर्णोद्धार किसने किया होगा? चक्रपालित ने। जिस व्यक्ति ने किया उसकी बात कर रहे हैं। चक्रपालित इनका मंत्री था। पर्णदत्त और चक्रपालित ये इनके मंत्री थे। किसके? स्कंदगुप्त के, ठीक है। ध्यान रखें, जो सुदर्शन झील है इसका बड़ा प्राचीन इतिहास है। इसकी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हो जाती है। फिर हमारा अशोक भी इसी में आता है। और अपना देखो समुद्रगुप्त भी आता है, स्कंदगुप्त भी आ गया। हूण का आक्रमण विफल किया था इसने, इसलिए इसको मतलब माना जाता है। और इसने वृषभ शैली के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गुप्तकालीन प्रशासन की बात करते हैं। देखो अब हम लोग कुछ और मुख्य चीजों में यहां पर सिमट कर आ गए हैं। कैसे कैसे? केंद्र में सबसे प्रमुख सम्राट होता था। कौन हो गया? सम्राट होता था। और यह एक प्रकार का सुप्रीम कोर्ट था।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ ये टैक्स पे जीता था, सबको मालूम है, कुमारामात्य। कुमारमात्य जो होते थे उस समय के आईएएस टाइप के अधिकारी थे। ये लोग केंद्र के लिए काम करते थे और ये जो बनते थे कुमारामात्य, ये विश्वसनीय मंत्री होते थे या फिर इनके जो पुत्रों में से राजकुमार जो था वो बन सकता था। राजकुमार का मतलब यहां ज्येष्ठ की बात नहीं हो रही है। हम देखते शासकों में ज्येष्ठाधिकार चलता था, यानी जो सबसे बड़ा वो राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर पॉइंट ये हो रहा है कि जो योग्य था वही बनता था। ठीक अन्य पदाधिकारी जो होते थे, जैसे प्रतिहार, शुरुआत की जो प्रमुख अधिकारी मान सकते हैं हम लोग इसको, महाबलाधिकृत, संधि विग्रहिक, ये जो है युद्ध को होने और ना होने से रोकता था, संधियां करता था। दंडनायक और दंडनायक की अगर बात करेंगे तो दंडनायक न्यायालय का अधिकारी था, न्यायालय का अधिकारी। और इस दंडनायक को शुरुआत में सम्राट को ही कहा जाता था। बिना स्थिति स्थापक, खाद्य पिटक और कुमारामात्य, ये इनके जो थे कुछ प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। ठीक दंडपाशिक जो था वो पुलिस अधिकारी के रूप में आता था। जो इंपॉर्टेंट है उनको बता ही दूं, ये रक्षा सुरक्षा का सारा काम इसी के ऊपर था। प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं हम लोग। प्रांतों का देश, प्रांतों को देश, अवनि और भुक्ति में बांटा जाता था। भुक्ति है ना, ये इस प्रकार से इनके कुछ क्षेत्र होते थे बांटने के लिए, ताकि सही करके सिस्टम जो है चलता था। सीमांत प्रांत का प्रमुख गोप्ता कहलाता था। गोप्ता, ध्यान रखें, गोप्ता वैदिक काल में राजा को उस समय कहा गया था। आंतरिक प्रांत का प्रमुख उपरी कहलाता था। ठीक, जिला प्रशासन की बात करते हैं। जिले को विषय कहा जाता था। विषय बहुत समय से ये प्रक्रिया चल रही, चाहे वो हम लोग उत्तर वैदिक काल की देखें, मतलब वैदिक काल से इसकी शुरुआत हो गई थी। विषयपति यानी जिले का प्रमुख ये होता था। जिला प्रमुख से ऊपर होता था कुमारामात्य। नगर को पुर और उसके प्रमुख को पुरपाल कहते थे। ग्राम प्रशासन की, ग्राम जो थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी, जिसे हम लोग ग्रामणी भी कह सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिखते जाओ। फिलहाल देखो यहां पर देखो बात आ गई। दंडनायक और महादंडनायक ये न्यायाधीश थे, लेकिन ध्यान रखें ये जो है सबसे सर्वोच्च होता था, और ये सर्वोच्च कौन होता था? सम्राट यानी राजा। और राजा का न्यायालय जो था वो अंतिम न्यायालय था। नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकरणिक कहा जाता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। न्यायालय की 4 श्रेणियां थी। राजा का न्यायालय जो कि हम देखते ही हैं, पूग, श्रेणी और कुल। ये क्या लिखा हुआ? यह है कुल। कुल जो है न्यायालय की सबसे छोटी इकाई थी। न्यायालय की सबसे छोटी इकाई। पूग और श्रेणी ये जो थे वो व्यापारियों के न्यायालय थे। व्यापारी न्यायालय यानी दीवानी कार्यों की यहां पर सुनवाई हो जाती थी। ओके, भू राजस्व प्रशासन की बात करते हैं कि किस प्रकार से इनका सिस्टम चलता था। टैक्स के रूप में, टैक्स जो था वो भाग के रूप में था, यानी ये एक प्रकार का हिस्सा था 1/6। इसीलिए इसको षष्टिमांश कहा गया। कालिदास ने इसको षष्टिमांश कहा। उद्रंग एक प्रकार का कर था, उपरिकर ये कुछ जो है हम लोग कह सकते हैं ना, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स थे। भोग लगाए जाते थे,
भोग का भी मतलब हिस्सा हो गया। न्याय और हिरण ये नगद में और अनाज के रूप में दिए जाने वाले टैक्स थे। कुछ भूमियों के प्रकार हैं यहां पर। क्षेत्र भूमि ये हमेशा जोती जाने वाली भूमि है। ठीक। खिल या खिल्य भूमि ये नहीं जोती जाती थी भूमि। वास्तु भूमि ये बास योग्य भूमि थी। ठीक। अपहृत ब्रह्मदेय मतलब दान देने वाली। गोचर मतलब पशुओं के लिए चारा योग्य भूमि। और अग्रहार भूमि, अग्रहार भूमि ब्राह्मणों को जो दान दे दी जाती थी वो भूमि होती थी। और ध्यान रखें इस काल में भूमि दान की प्रक्रिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उसका एक और हिस्सा माना जाएगा अग्रहार भूमि। चलिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं भूमि प्रशासन से संबंधित कुछ अधिकारी। ध्रुवाधिकरण ये भू कर संग्रह करता था, यानी इसका काम था टैक्स कलेक्ट करना। ठीक। महाचपटलिक ये लेखा प्रभारी था, इसका मतलब है ये लिपिक था। कर्णिक भूमि संबंधी अभिलेख ये लेखपाल था। यह हम कह सकते हैं एक कानून गो टाइप का था। शिविर यह भी एक प्रकार का लिपिक था। न्यायाधिकरण भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता था, यानी इसका मतलब यह है कि सिविल के जो भी वर्ग थे ये देखता था अलग से। जैसे हमारे यहां नहीं ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं उस प्रकार से। गुप्तकालीन समाज की बात करते हैं। समाज चतुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित था। इसका मतलब है कि यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चलते थे। अभी भी ब्राह्मण कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ लोगों के दिए गए भोजन पर ही टुकड़ों पर जी रहा है। पहले भी टुकड़ों पर ही जीता था, अब तो खैर नहीं जीते हैं। क्षत्रिय का काम था शासन करना, यानी राजा बनना, और वैश्य का काम था व्यापार। हालांकि इस काल में वैश्यों की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आती है। क्यों? क्योंकि व्यापार करने का अधिकार शूद्रों को भी हो गया था। और साथ ही साथ इस काल में आकर के महाभारत और रामायण पढ़ने का कुछ कुछ अधिकार शूद्रों को मिल गया था, क्योंकि यह लोग जो थे अब अर्थव्यवस्था में हाथ बटाते थे, पैसे वाले हो गए थे। कुछ पैसे तो शिल्पकार ही हुआ करते थे, हो गए। हाँ देखो यहां शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ और वैश्यों की स्थिति में गिरावट आ गई। ठीक। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। करेक्ट बात है। यहां से हम देखते हैं कि कई सारी कुप्रथाएं शुरू हो जाएंगी। हम यहां पर देखते हैं सती प्रथा स्टार्ट हो जाती है बढ़िया करके। हम देखते हैं यहां पर पर्दा प्रथा, और साथ ही साथ पर्दा प्रथा के साथ ही साथ हम देखते हैं यहां पर नियोग, जो पहले मर्जी से हुआ करता था अब ये मर्जी पर नहीं है। दास प्रथा विद्यमान थी। दास प्रथा में 9 प्रकार के और 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करती है। नारद मुनि ये कहते हैं कि दासों को भी मुक्त होने का अधिकार है, और नारद मुनि दासों को मुक्त करने के प्रावधान के बारे में समझाते हैं अपनी नारद स्मृति में। इससे मैं ये मालूम चलता है कि उस समय दास प्रथा थोड़ी थोड़ी सी कमजोर हो रही थी। ठीक है। देवदासी प्रथा थी। मंदिरों में देवदासियां मिलती थीं। छोटी छोटी कन्याएं हुआ करती थी, वो कन्याएं मंदिरों में सेवा करती थी महंतों की, और कहीं ना कहीं महंत जो थे उन देवदासियों का यौन उत्पीड़न करते थे, और ये यौन उत्पीड़न तब से लेकर आज तक विद्यमान है।
आज भी दक्षिण भारत में मंदिरों में देवदासियां आपको मिलती हैं। वो देवदासियों के साथ बहुत ही दुराचार होता है। आज हम संविधान के जमाने में लोकतंत्र के समय में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी देवदासी प्रथा आज भी चल रही है और बहुत ही ज्यादा उनका सेक्सुअल हरासमेंट होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ध्यान देना चाहिए फिलहाल सरकार को, लेकिन सरकार भी क्या करे, सरकार अपनी प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए चीजों पर ध्यान देती नहीं है, जबकि उन्हें देना चाहिए ध्यान। इससे उन्हें नुकसान होगा अगर ध्यान देने लगेंगे तो ना। पॉइंट ये है थोड़ा सा। चलिए, समाज में वैश्यावृत्ति विद्यमान थी और वैश्यावृत्ति को कंट्रोल करने के लिए गणिकाध्यक्ष का उल्लेख है। गणकाध्यक्ष का काम होता है वैश्याओं को नियंत्रित करना, उनके नियम बनाना, है ना। और दास प्रथा तो थी ही थी, आपको हमने अभी इस बारे में बताया था। ठीक, आगे बात करते हैं थोड़ी सी। गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति इस समय की क्या थी? ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी परिकल्पना तो थी पहले ही, लेकिन अब ये मजबूत हो गई और इनकी मूर्ति बनाकर के उपासना होने लगी। अब जो है पूजा का मुख्य केंद्र मूर्ति हो गई और साथ में मूर्ति की उपासना। किसी एक विशेष कमरे में या मंदिर के बीच में उसके गर्भगृह में मूर्ति को स्थापित कर दिया और फिर उसकी पूजा अर्चना शुरू हो गई। बाकी चीजें जो हैं यज्ञ की, यहां तक कि यज्ञ की जगह भी मूर्ति ने ले ली। लेकिन हमारे यहां आज भी कुछ ऐसे मूर्ख लोग पड़े हुए हैं जो यज्ञ को भी कर रहे हैं, मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कैसे भी करके भगवान मान जाए, हे भगवान कुछ भी हो बस भगवान बस मान जाओ। अरे मैं अगर यहां पर इस कैमरे कैसे करके पूजा करूंगा तो मुझे कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं, वो पत्थर की मूर्ति तुमको क्या दे देगी? मूर्खों वाले काम है। बिना मांगे पापा तक 100 रुपए नहीं देते हैं, तो वो मूर्ति कहां से देगी जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई औचित्य तक नहीं है। अब आप कहोगे नहीं, मूर्ति में तो प्राण होते हैं, कदुआ प्राण होते हैं, कोई प्राण नहीं होते हैं। जब वो मूर्ति में आप देखना कि जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक आदमी तो आप कहोगे वो शीशा चढ़ जाता है ना, उसमें प्रकाश आता है, पट्टी खोली जाती है मूर्ति की तो वो ऐसे जो है चढ़ जाता है वो शीशा। अरे गधा हो आप, हमको पता ही नहीं कि सच्चाई क्या है। जब आदमी कभी प्राण प्रतिष्ठा हो रही तो उससे कहे ना कि शीशे को ऐसे पकड़ा, ऐसे करके, ऐसे नॉर्मल देखते शीशा कैसे चटकेगा। वो साले शीशे पकड़ते हैं ऐसे करके, पीछे से ऐसे दबा के रखते हैं, शीशा ऐसे पकड़ा ऐसे करके और ऐसे करके, जैसे उन्होंने हटाया पट्टी वैसे शीशे को चटका दिया। ये होता है गेम, खेल। अब मूर्खों को मूर्ख बनाने में मजा आता है, तो ठीक है भैया मूर्ख बनो, जागो 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 जागो, हे कृष्ण कन्हैया जागो। सबसे प्रमुख देवता इस समय विष्णु हो गए और सर्वाधिक जो लोकप्रिय था वो वैष्णव था। यानी हम बात कर रहे हैं इस समय देखो भागवत धर्म की, हालांकि ये ब्राह्मण धर्म ही है ये, ठीक है। सूर्य पूजा का प्रचलन शुरू हो जाता है, योग और सांग दर्शन का चरम विकास होता है। ध्यान रखें, ये योग और सांग दर्शन यानी ये कपिल का था और ये गौतम ऋषि का था, इनका विकास होता है। शुरू तो हो जाते हैं हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में ही, लेकिन इस प्रकार से इनका जो पूर्ण विकास है जो है वो इस गुप्त काल में आकर के समाप्त होता है। मंदिरों का निर्माण बड़ी मात्रा में होगा, हम लोग देखेंगे भूमरा का मंदिर, देवगढ़ दशावतार का मंदिर, है ना, पार्वती का मंदिर, इस प्रकार से कई सारे हमको मंदिर देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा मंदिर होते हैं हमारे एमपी में, और जो और 2 मंदिर हमारे हैं वो हमारे हैं यूपी में, कानपुर और झांसी में। वैष्णव और शैव धर्म का विकास, समन्वय हो जाता है, यानी ये 2 आपस में मिल जाते हैं और एक प्रकार का नया वैष्णव धर्म का सिस्टम शुरू कर देते हैं। ठीक है, मुगल कालीन साहित्य की बात करते हैं। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना होती है।
देवी चंद्रगुप्तम में ही हम देखते हैं रामगुप्त शासक का उल्लेख मिलता है। रामगुप्त का उल्लेख यहां पर हमको मिल जाता है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की, ये इसी गुप्तकालीन साहित्य की बात हो रही है। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र की रचना करते हैं। वात्सायन कामसूत्र की रचना करते हैं, सबको आपको मालूम होगा, ये तो खैर मालूम ही होगा। ऋतुसंहार मेघदूतम ये रचना इसकी करते हैं। और महाकाव्य में अगर बात करते हैं तो कुमार संभव और रघुवंशम की बात करते हैं। फिर कुछ नाटक लिखे जाते हैं जिनमें हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम मतलब मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये हमारे नाटक होते हैं। कई सारे ग्रंथों की रचना इस काल में होती है। मेन चीज होती है कि हमारे जो नवरत्न होते हैं वो गुप्त काल को और ज्यादा विशिष्ट बना देते हैं। ठीक है, थोड़े से पॉइंट एक और रही है लास्ट में, मुगल कालीन स्थापत्य कला। ये कुछ मंदिरों का निर्माण होता है उस काल में। ठीक, सांची का मंदिर संख्या 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ये गुप्तकालीन है, याद कर लेना इस बात को। तिगवा का विष्णु मंदिर एमपी में है ये। ठीक है, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक, ये जो है हमारा, ये तो हमारा पड़ जाता है यूपी में। और भीतरगांव का मंदिर ये भी हमारा यूपी में पड़ता है। बाकी ये जो सब हैं ये पड़ जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक, अजंता की गुफाएं 16, 17 एवं 19 ये हमारी गुप्तकालीन है। बाकी हम देखते हैं कि हमारी कुछ बुद्ध की मूर्तियों से भी संबंधित मानी जाती हैं, जिनमें महाबोधिसत्व का जो गुफा है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वाघ की गुफा, इनको अजंता की गुफा के रूप में ये आती हैं सभी। विष्णु के बराह अवतार की विशाल मूर्ति ये भी इसी के समय का स्थापत्य है। और उदयगिरी की गुफाएं और बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में बनी मूर्ति। इसीलिए ये जो काल माना जाता है ये कला और साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। ये जो काल था ब्राह्मण धर्म का एकदम चरम सीमा का काल था। ब्राह्मण धर्म को फिर से स्थापित करने का काम जो होता है वो हमारे गुप्तकालीन शासकों द्वारा किया जाता है। हम लोगों ने कुछ खास शासकों की बात करी थी, ध्यान रखें, इनमें से किसको आपको इंपॉर्टेंस देनी है और किसको इंपॉर्टेंस आपको नहीं देनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्रीगुप्त संस्थापक के रूप में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। घटोत्कच शुरुआत की थी इसने, हालांकि इसको नहीं माना जाता है, इसका बहुत कम आता है, लेकिन ये छिपा हुआ बंदा है तो आ जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और ये जो है गुप्त वंश गुप्त संवत की स्थापना करता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, शकों को हरा करके गुप्त संवत की स्थापना करता है। समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। मतलब ये आपको यहां से यहां तक लेकर के ये इंपॉर्टेंट है, बस इतने आपको याद करने हैं और इसको आप भूल जाओ, ये सभी आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं और फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, एंजॉय करो और सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।